अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे सामने जजमेंट है साइटेशन 2021 CLC 981 पेज पे लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जजमेंट है। इसमें हम आर्डर 7 रूल 11 के बारे में पढ़ेंगे। थ्रू इंस्टेंट अपील आर्डर डेटेड पास बाय लरन ट्रायल कोर्ट जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 2 मुल्तान whereby the application under Order 7 Rule 11 CPC filed by respondent bank was partly allowed has been assailed. Assailed मतलब has been challenged, यहाँ पर इसको चैलेंज किया गया। Impugned. Brief facts of the case are that appellants filed a suit for recovery of damages and rendition of account। यहाँ पर रेंडिशन रेंडर से निकला है, यानी ट्रांसफ़र के लिए अकाउंट दे देना, डिलीवरी के लिए या अकाउंट तामीर कर लेना, खोल लेना। रिकवरी ऑफ और चार्जेस, जो और चार्जेस होंगे उसकी रिकवरी के लिए। मार्कअप उसे कहते हैं कि आपने अगर सेल करना है तो एज ए होल जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के साथ वो क्या करना, ऐड करना। डिफिनीशन इस तरह किया गया है, द अमाउंट एडिड टू द कॉस्ट टू डिटरमाइन द आस्किंग प्राइस, यानी अगर पूछा जाए कि कितने पे बेचना है तो तब बता देना है कि इतना अखराजात आए हैं, मैं इतने पे ही बेचूंगा। एंड अदर एक्सपेंसेस, और दूसरे अखराजात। तो इस सूट में ये उन्होंने प्रे मांगी है एपिलान ने। अब क्या हो गया, नीचे पढ़ते हैं। contending therein that appellant firm opened a बैंक, फर्म कहते हैं बिजनेस को पार्टनरशिप के लिए, उन्होंने बैंक अकाउंट खोला विद रिस्पोंडेंट बैंक, इस रिस्पोंडेंट बैंक के साथ, एंड अवेल ट्रस्ट रिसिप्ट फैकल्टी TR फैकल्टी ऑफ Rs 3 million इन ईयर 2006 विद द परमिशन ऑफ द बैंक, बैंक के परमिशन के साथ ये सारा प्रोसेस उन्होंने किया। द स्टॉक ऑफ राइस वाज सोल्ड टू 5 persons, 5 बंदों को उन्होंने राइस बेची। हु issued 5 checks in favor of appellants for payment of sale price. The appellants deposit the check with the respondent bank, but these checks were dishonored, statedly on accounts of acts of omission and commission of respondent बैंक, यानी यहाँ पर इलीगल एक्ट हो गया। फिर क्या हो गया, एपिलांट्स सफर्ड डैमेजेस, तो वो उन्होंने वो डैमेजेस उसको हो गए, तो फिर वो सूट लेके आ गए। अन ये डेट है, एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड द सूट दायर कर दिया किसने, फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट बैंक, वाज अलाउड, एप्लीकेशन को अलाउड कर दिया। इश्यूज वार फ्रेम्ड, तनाज़ात जो है वो फ्रेम कर दिए कि ये मसला है। एंड एविडेंस ऑफ द एपिलांट्स वाज कॉल्ड फॉर, और एविडेंस बुलाए गए, शहादत को तलब किया गया। देर आफ्टर, उसके बाद क्या हो गया, शहादत अभी तलब की गई है लेकिन हुई नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुई है। देर आफ्टर रिस्पोंडेंट बैंक, जो रिस्पोंडेंट है बैंक वाला, मूड एन एप्लीकेशन अंडर आर्डर 7 रूल 11 CPC फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, के प्लेंट को मुस्तरद किया जाए। प्लीडिंग दैट द सूट इज इन कंट्रावेनस, तजाद है एंड वायलेशन ऑफ द लेस एग्रीमेंट एंड द सूट फॉर डैमेजेस फॉर एलेज्ड torts act is not maintainable before London Banking Court under the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001 का हवाला दिया कि इसके तहत डैमेजेस नहीं बनते हैं बैंकिंग कोर्ट के सामने। द एप्लीकेशन वाज contested by appellants after hearing the arguments. London Trial Court Judge Banking Court number 2 Multan allowed the application in piecemeal, मतलब partially, and sued to the extent of recovery of damages was held to be not maintainable, and appellants were directed to file amended plaint excluding the claim relief of damages, यानी उन्होंने जो रिकवरी ऑफ डैमेजेस है, डैमेजेस का जो क्लेम है उसके लिए उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट कर लें, इसको रिमूव कर लें। वाइड ऑर्डर ये पास कर दिया, विच हैज़ बीन सॉट टू मोडिफाइड थ्रू द इंस्टेंट अपील, तो अभी इंस्टेंट अपील लेके आए मोडिफाइड करने के लिए। अब इस अपील में क्या होता है,
इस जजमेंट के खिलाफ लेके आया है, जो ट्रायल कोर्ट ने पास किया है कि जो प्रे उन्होंने मांगी है उसमें जो प्रे है डैमेजेस का वो नहीं बनती है, इसलिए उसको रिमूव करें। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन है रिजेक्शन ऑफ द प्लान का उसको पार्शियल एक्सेप्ट कर दिया। अब पार्शियल एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, इस पर ये जजमेंट है। अब नीचे जो कुछ आर्गूमेंट्स हैं वो हम देखते हैं, समझते हैं कि फरीकेन ने क्या क्या आर्गूमेंट्स दिए। Counsel for appellant submits that damages were directly relating to the breach of trust with regard to TR faculty lease agreement, and the suit for recovery of such damages is maintainable within contemplation of provisions of section 9 of the FIO Financial Institution Ordinance जो है उसके तहत ही adds that plaintiff cannot be rejected in piecemeal, and Laran trial court has passed imputed order in total oblivion of the law applicable to the rejection of the plaintiff. In the end, he submits that imputed order is not sustainable in the eye of law in circumstances. यानी उन्होंने कहा कि अगर रिजेक्शन करना है तो सारे जो क्लेम्स है उसको रिजेक्ट करना होंगे, पार्शल नहीं, परमिसेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। On the other hand, learned counsel for respondents defends the imputed order and submit that appellant have failed to point out any illegality or legal infirmity in imputed order, thus the same is liable to be upheld under the law। कि ये जो इम्प्यूट आर्डर है वो सही है, ला के मुताबिक बनता है, और जो एपिलांट हैं उन्होंने इलीगलिटी वाजह नहीं की है, पॉइंट आउट नहीं किए हैं। इसके बाद मज़ीद देखते हैं कि क्या आर्गूमेंट्स हो गए और जजमेंट क्या आती है। आर्गूमेंट्स हेयर्ड अवेलेबल रिकॉर्ड पोस्ट रिकॉर्ड को होर से पढ़ा गया। द रेलेवेंट पार्ट ऑफ इम्प्यूड ऑर्डर इज रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। लर्न काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट प्लांटिफ हैज frankly considered that claim of plantiforum to the extent of damages is not arising from financial liability but due to negligence of bank staff for non-collection of amount of check in time and non-return of check for legal action by the plaintiff forum. In view of this legal proposition, fully supported by case law referred by both the parties, the suit to the extent of recovery of damages is not maintainable as it is not in respect of any obligation under financial institution recovery of finances ordinance 2001, and to this extent it is mere based on tortious act negligence of bank manager, and as such not falling within section 9 of IBID ordinance. Such claim has been excluded from the jurisdiction of banking code. Hence application under order 7 rule 11 is partly allowed, and it is ordered that the suit to the extent of recovery of damages is not maintainable. Legal remedy if so advised can be availed before proper forum. Plaintiff is directed to file amended plaint excluding the claim relief of damages. This petition be annexed with main file। तो इसमें वजह बताई गई कि उन्होंने जो डैमेजेस क्लेम किए हैं वो टाट की बुनियाद के उसको तकलीफ़ पहुंच गया है, और वक्त के साथ जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया, रिटर्न नहीं किया है कि ये तो डिसऑनर हुआ है, इसमें मामला है, मसला है इस चेक्स में। लेकिन इस बुनियाद पे दावा करना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डैमेजेस है वो अंडर लॉ नहीं है, लॉ के मुताबिक नहीं है, कि कोई भी लॉ इस डैमेजेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस आर्डिनेंस के तहत। इसके बाद क्या हो गया, मज़ीद ये जो पार्टली अलाउ किया है एप्लीकेशन को, इस पे सारा बहस हो रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पार्टली ये एप्लीकेशन जो है या डिजेक्शन ऑफ दी प्लान जो है वो पार्शल होता है या नहीं होता है। Parcel of above reproduced relevant part of imputed order shows that Laurent trial court has noted that the claim to the extent of damages was based on tortious act negligence of bank manager, as such did not fall within contemplation of section 9 of the FIO. Therefore
application under Order 7 Rule 11 CPC was partly allowed and the plan to the extent of recovery damages has to be will not maintainable. Examination of record reveals that alleged claim of damages was from a FSI arising from the breach of agreement between the parties, but this aspect of the case was not properly understood and appreciation by learned judge banking code while passing the impugned order the same is not sustainable in the eye of law. वो ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो डैमेजेस क्लेम किए गए हैं वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के बुनियाद पे किए गए हैं, क्योंकि एग्रीमेंट को तोड़ा गया है, खिलाफ वर्जी की गई है, उस बुनियाद पे यहाँ पर अच्छी तरह स्टडी नहीं किया गया है रिकॉर्ड को, लिहाजा ये जो ऑर्डर पास किया है लर्न जज बैंकिंग कोड ने वो मेंटेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। इसके बाद वो बेसिक्स जो लॉ है, सेटल प्रिंसिपल्स है, वो पेश करता है कि क्या ये ऑर्डर जो पास किया है मेंटेनेबल है या नहीं है। It is well settled that plant could not be rejected and piecemeal, मतलब partially, and by means of its rejection, appellant should not be entitled to maintain any of the relief sought therein. Even otherwise, plant could only be rejected if all the relief claimed by appellants are barred under the law. Even if one of the prayer is maintainable, plant cannot be rejected under Order 7 Rule 11. तो रियलेंस जो है वो रेफरेंस दिया गया कि प्लेंट को कभी भी पार्शली रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उस वक्त रिजेक्ट किया जाएगा जितने भी रिलीफ मांगे गए हैं वो बार्ड बाई लॉ हो, या उसमें डायरेक्टली जो है वो एपिलांट जो क्या है प्लांटिफ है इंटाइटल ना हो। इसके बाद लर्न ट्रायल कोर्ट वाज equipped with the powers to frame issues on the pleading raised by the parties, and plaint could be disposed of partially or in toto by deciding the legal issues in the present case on appreciation of the elements of the plaints and document annexed with it. Lorraine trial court did not find that appellants had no cause of action or suit was barred by law. Appellant had claimed multiple relief remedies. यहाँ पर यह बताया गया कि लर्न ट्रायल कोर्ट को ये मालूम मतलब उसने फाइंड नहीं किया है कि यहाँ पर काज ऑफ एक्शन मौजूद नहीं है, मुराद ये काज ऑफ एक्शन मौजूद है और बार्ड बाई एनी लॉ भी नहीं है, लिहाजा ये सूट जो है मेंटेनेबल है और प्रोसीडेबल है। इसके बाद मज़ीद जो है वो जजमेंट दिए जा रहे हैं और कंक्लूडिंग हो रही है कि जो इम्पोर्ट ऑर्डर पास किया है ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन के बुनियाद पे वो किस तरह है। Relief in their prayers clause, if any one of the prayer could not be granted, it would not mean that the suit would be treated barred for all other claimed relief. ये बताया गया कि अगर आपने कई रिलीफ मांगे गए हैं, एक का हक बनता है बाकी का नहीं बनता है, तो तब सूट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एक हक दिया जाएगा बाकी बनते नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 प्लेंट could only be rejected if all the reliefs claimed were barred under the law. If some of the reliefs claimed were available, the plan could not be rejected because under the codal provision there was no concept of the piecemeal rejection, मतलब जो partial rejection है वो provision में मौजूद ही नहीं है प्लान का। provision of order 7 rule 11 was procedural in nature and power under said provision had to be exercised only in exceptional cases. Such power should be exercised where court would come to the conclusion that even if all the allegations were proved, कि एलिगेशन जितने भी अगर प्रूव भी किए जाए द एपेलेंट वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी राइट रिलीफ, किसी भी रिलीफ का वो हकदार नहीं बन सकता है, तो तब वो रिजेक्ट कर सकता है प्लान को। कोर्ट हैड ओनली टू सी एज टू वेदर एनी काज ऑफ एक्शन हैड बीन डिस्क्लोज्ड, और ये भी देखेगा कि क्या बिनाए दावा जो है काज ऑफ एक्शन बनता है वाज़ेह किया गया है या नहीं। एंड इट वाज इमटेरियल टू सी वेदर appellants would to be able to prove the case or not। ये देखना सही नहीं, मुनासिब ही नहीं है कि आप ये देखें कि क्या जो मुद्दई है एपिलांट्स है प्लांटिफ है वो अपने जो एलिगेशंस है क्लेम्स है उसको साबित करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आपने सरसरी बस अंदाज़ा कर लिया कि नहीं होगा तो आपने प्लांट रिजेक्ट कर दिया, नहीं, which could not be decided, वो डिसाइड नहीं कर सकते और ये डिसाइड भी नहीं होता है विदाउट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, शहादत का लंबर्द होने के अलावा और इशू फ्रेम करने के अलावा ये मसला हल ही नहीं हो सकता है कि आप बस कह दें कि ये क्लेम्स बनते हैं या नहीं बनते हैं या कामयाब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस बुनियाद पे भी वो प्लान को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो रिलायंस जो है जो रेफरेंसेस दिए गए हैं जिसमें
इस मसले को या इस प्रिंसिपल को एड्रेस किया गया है वो ये पीएलडी 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 है, 2012 सीएलसी पेज नंबर 1445 है। तो ये सब हवाले दिए गए हैं। आखिर में कोर्ट जो डिसीजन देता है वो हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। रिजल्टेंटली इंस्टेंट अपील हिज हेयर बाई अलाउड, अपील को एक्सेप्ट किया गया। द इम्प्यूड आर सेटिसाइड, और कलदम कर दिया, ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया। इज रिमिटेड, और भेज दिया टू लर्न जज बैंकिंग कोड, ये जो मसला है ना भेज दिया कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को। वेयर एप्लीकेशन अंडर आर्डर 7 रूल 11 shall be deemed to be pending and the Lorraine ट्रायल कोर्ट इज डायरेक्टेड टू डिसाइड द सेम afresh, और फिर हुक्म दे दिया कि सीरियस से फिर एप्लीकेशन पे हेयरिंग करें और डिसाइड करें। स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग टू लॉ आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू द पार्टीज विद इन पीरियड, और साथ पीरियड भी महसूस कर दिया कि इस महसूस पीरियड में इस मसले को, मतलब एप्लीकेशन जो है आर्डर 7 रूल 11 को क्या करे, डिसाइड करे। तो इस जजमेंट में हमने ये पढ़ा कि प्लेंट जो है पार्शली कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है, और कोर्ट भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता है कि इस अंदाजे के बुनियाद पे प्लेंट को रिजेक्ट करे कि मुद्दई अपने क्लेम्स को साबित करने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि ये तो शहादत के बाद ही पता चलेगा। वो ये इस अंदाजे के बुनियाद पे भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, अगर गौर से देखा जाए तो बहुत प्रिंसिपल इसमें हमने पढ़ लिए और बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। तो ये थे जजमेंट्स, जिस तरह आर्गूमेंट्स में पेश किए जाते हैं कि ये प्रिंसिपल सही है, ये गलत है। तो इस जजमेंट में हमने आर्डर 7 रूल 11 के बारे में पढ़ा।